अपनी आंखों में वैज्ञानिक बनने का सपना लिए वह कलकत्ता आए और बेथुन कॉलेज में बीएससी में प्रवेश लिया। वहां उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ जो सशस्त्र क्रांति के द्वारा भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना चाहते थे। वह एक महिला संगठन छात्री संघ का हिस्सा बनी। बीना दास तथा प्रीतिलता वादेदार भी इसकी सक्रिय सदस्य थीं। महिलाओं को लेकर समाज में फैली प्रचलित रूढ़ियों को उन्होंने चुनौती दी और गुरिल्ला युद्ध करने तथा हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया। मैं बात कर रही हूँ बंगाल की अग्निकन्या कल्पना दत्त की। 27 जुलाई 1913 को श्रीपुर, जिला चटगांव, ब्रिटिश इंडिया, जो कि अब बांग्लादेश में है, कल्पना दत्त का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। चटगांव से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने बेथुन कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां वह छात्री संघ से जुड़ गई, जहां महिला क्रांतिकारियों को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था तथा उनके बीच अध्ययन चक्र चलाए जाते थे। 1930 के समय चटगांव ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। नस्लवाद सबसे पहले यही महसूस किया गया, क्योंकि अधिकतर सार्वजनिक स्थानों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था और उन स्थानों पर ब्रिटिश ओनली या फिर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड की तख्तियां टांग दी। अंग्रेज़ों का यह व्यवहार क्रांतिकारियों के सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाता था और उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उनके खिलाफ हथियार उठाना। इन्हीं परिस्थितियों में कल्पना दत्त इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का हिस्सा बनी, जिसका नेतृत्व मास्टर सूर्यसेन कर रहे थे। प्रीतिलता वादेदार ने ही कल्पना दत्त का परिचय मास्टर सूर्यसेन से कराया। कल्पना दत्त ने अपने संस्मरण में इसका जिक्र किया है कि जब उन्होंने देर रात में पहली बार मास्टर सूर्यसेन को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि छोटे से कद का कम बोलने वाला व्यक्ति ही चटगांव का चमकता सितारा है। पहले तो मास्टर सूर्यसेन, जिन्हें लोग प्यार से मास्टर दा बोलते थे, उन्हें अपने दल में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका जुनून व समर्पण देखकर वे तैयार हो गए। मास्टर सूर्यसेन ने 1930 में ही चटगांव को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने की योजना बनाई, जिसके तहत एक ही दिन में 5 स्थानों पर कब्जा कर ब्रिटिश हुकूमत की जीवन रेखा को चोट पहुंचाना था। ये 5 स्थान थे: टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेलवे, रिजर्व पुलिस लाइन तथा यूरोपियन क्लब। उनका यह हमला क्षणिक तौर पर सफल रहा, लेकिन जल्द ही अंग्रेज़ों ने स्थिति पर काबू पा लिया और पूरी फौजी ताकत के साथ मास्टर दा व उनके दल पर हमला बोल दिया, जिसमें 12 क्रांतिकारी शहीद हुए व 80 अंग्रेज सैनिक मारे गए। तिलमिलाए अंग्रेज़ अधिकारियों ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू की, कुछ को जेलों में डाला, कुछ को मार दिया। अब बारी थी जेलों में बंद साथियों को छुड़ाने की। कल्पना दत्त को कलकत्ता से विस्फोटक सामग्री ले जाने की जिम्मेदारी दी गई। वह गुप्त रूप से संगठन के लोगों को हथियार पहुंचाती थी। गुरिल्ला युद्ध करने, हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने के साथ ही 17 वर्ष की उम्र में गन कॉटन बनाने में उन्होंने महारत हासिल की। मास्टर दा उन्हें बंगाल की अग्निकन्या कहते थे। प्रीतिलता के साथ रिवॉल्वर शूटिंग का वे नियमित अभ्यास करती थीं। इन दोनों महिलाओं को केंद्र में रखकर मास्टर सूर्यसेन ने पहाड़ ताले स्थित यूरोपियन क्लब पर हमला करने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्हें पुरुष वेश धारण कर इस काम को अंजाम देना था। मगर इस योजना से 1 सप्ताह पहले ही पुलिस को कुछ भनक लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब हमले का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी प्रीतिलता पर आ गई। 24 सितंबर 1932 को प्रीतिलता ने अपने साथियों के साथ यूरोपियन क्लब पर हमला किया। जवाबी फायरिंग में प्रीतिलता को गोली लगी। वह जिंदा अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पोटेशियम साइनेट खा लिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। प्रीतिलता की मौत से कल्पना दत्त को बहुत धक्का लगा। कल्पना के खिलाफ अभियोग सिद्ध न होने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन उन पर पैनी निगाह रखी। यहाँ तक कि पुलिस ने उनके घर पर भी पहरा लगा दिया। कल्पना दत्त पुलिस को चकमा देकर सूर्यसेन तक पहुँच गईं। उसके बाद वह 2 साल के लिए भूमिगत हो गईं और गुप्त रूप से क्रांतिकारी आंदोलन में भागीदारी करती रहीं। जब वह भूमिगत होती थी तो पुलिस से बचने के लिए पुरुष वेश में रहती थीं। जो लोग क्रांतिकारियों को अपने घर में पनाह देते थे, पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर बुरी तरह प्रताड़ित करती थी। कुछ समय बाद पुलिस मास्टर सूर्यसेन के ठिकाने पर भी पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कल्पना दत्त अपने साथी मानिंद्र दत्ता के साथ भागने में कामयाब रहीं, लेकिन मई 1933 में पुलिस ने कल्पना को घेर लिया और उन्हें व उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इन क्रांतिकारियों पर मुकदमे चलाए गए।
1934 में मास्टर दा को फांसी की सज़ा हुई और कल्पना दत्त को उम्र कैद की सज़ा हुई। उन्हें हिजली जेल डिवीज़न 2 में भेज दिया गया, जो महिला राजनीतिक कैदियों के लिए था। यहाँ उनकी मुलाकात बीना दास तथा अन्य साम्यवादी नेताओं से हुई। जेल की चारदीवारी के बीच वे साम्यवादी विचारों से परिचित हुईं। जेल में उन्होंने मार्क्सवादी विचारकों की पुस्तकों का अध्ययन किया, जिससे उनका आलोचनात्मक पक्ष मजबूत हुआ। अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा है कि साम्यवाद ही असली अर्थ में देशभक्ति है। 1939 में गांधी जी तथा रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से राजनीतिक कैदियों को जेलों से रिहा किया गया। कल्पना दत्त भी उनमें से एक थीं। जेल से बाहर आकर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गईं। 1943 में उनका विवाह सीपीआई के महासचिव पूरन चंद जोशी से हुआ। उस समय बंगाल की स्थिति अकाल तथा विभाजन की वजह से गंभीर थी। उन्होंने बंगाल में राहत कार्यकर्ता के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में उतरने की सोची, किंतु चुनाव जीतने में असफल रहीं। उन्होंने चटगांव लूट केस पर आधारित अपनी आत्मकथा लिखी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में काम करने लगीं, जहां उन्होंने सेवानिवृत्त होने तक काम किया। वह इंडो सोवियत सांस्कृतिक सोसाइटी का हिस्सा बनी और उनके कामों के लिए उन्हें वीर महिला की उपाधि से नवाजा गया। 8 फरवरी 1995 को 82 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो मैं सीमा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और क्रांतिकारी की कहानी के साथ।